आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, ये जो पहली खबर है, ये फैसला अब तफसीली आ गया है और कोशिश ये की गई थी कि इमरान खान को जहाँ पे इद्दत में निकाह के केस में रुसवा किया जाए, इसके साथ साथ एक और केस था टेहरान का, और टेहरान वाइट केस में अब इमरान खान के ये हक में फैसला आ गया। राजा साहब, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की अदालत, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और चीफ जस्टिस जो आमिर फ़ारूक साहब हैं, इनकी जो बची कुछ इज़्ज़त थी, पहले जो इन्होंने फैसले दिए, ऑब्वियसली आप अपने फैसलों के ज़रिए पहचाने जाते हैं, और आपके जो फैसले इससे पहले माजी में आए वो कोई इतने क्वालिटी डिसीजंस नहीं थे जिनके ऊपर आप का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो। लेकिन अब तीन जजेस ने इन्हीं की अदालत के जो जूनियर हैं, इनसे उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेहरान वाइट केस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की ज़िंदगी में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार ये साबित करने में नाकाम रहा कि टेहरान वाइट बानी PTI की हकीकी औलाद है या उनके ज़ेरे कफालत रही। सिर्फ टेहरान जेड खान वाइट ही कानूनी हक वरासत या वल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती हैं। दीगर कोई और शख्स कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला दिया कि इस केस का फैसला पहले ही महफूज हो चुका था और चीफ जस्टिस के बेंच से अलग होने के बावजूद 2 जजेस का अक्सरियती फैसला मौजूद था, इसलिए इस पर मजीद समाअत की गुंजाइश नहीं है। अदालत ने साबका बेंच के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के अक्सरियती फैसले पर इंतसार करते हुए 54 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। अब ये इससे बड़ी अगर ये कहा जाए कि शर्मिंदगी चीफ जस्टिस के लिए और क्या होगी कि एक बेंच बना, आपने उसे तहलील कर दिया और अब इसका जिक्र इसी फैसले में किया गया। दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की वजूहात में लिखा गया कि दरख्वास्त गुजार ये साबित नहीं कर सका कि इमरान खान ने कभी टेहरान की निगहदाश्त और परवरिश की जिम्मेदारी निभाने का इकरार किया हो, और को वारंटों की रिट के काबिल समाअत होने के लिए ऐसे गैर मुतनाज़ हक़ाइक़ को अदालती रिकॉर्ड पर लाना ज़रूरी था जिससे मज़ीद वजाहत, तफ्तीश या तहकीकात की ज़रूरत ना पड़े। पटिशनर ने अमेरिका की लॉस एंजल्स अदालत से 13 अगस्त 1997 को यकतरफा डिग्री होने वाले मुकदमे का हवाला दिया। वही फरीक अदालत आ सकता है जो गैर मुल्की अदालत की डिग्री को पाकिस्तान में काबिल अमल करवाना चाहता हो। सिर्फ टेहरान जेड खान वाइट ही कानूनी हक वरासत या वल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती है। दीगर कोई और शख्स कानूनी तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। दरख्वास्त गुजार पाकिस्तानी शहरी और अमरीकी अदालत के फैसले में खुद फरीक नहीं है और इमरान खान की मुबीना बेटी टेहरान जेड वाइट को छुपाने और कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर रुकन कौमी असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देने की तफसीली फैसले में यह भी मजीद कहा गया कि दरख्वास्त में बानी PTI पर जो गैर कानूनी और नाजायज़ रिश्तों के इल्ज़ाम लगाए गए, पटिशनर इस बात का ऐनी शाहिद है, ना ही वो इसकी तस्दीक किसी तस्लीम शुदा अदालती फैसले से साबित कर सका। ऐसा मसला यहाँ पर ये है कि आपने साइफर का केस इमरान खान के खिलाफ चलाया, आपने इसके साथ साथ तोशा खाना का केस चलाया, आपने इमरान खान को गद्दार वतन डिक्लेयर करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा जो किस्मत है वो खान साहब का साथ देती है। और इस दफ़ा हुआ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन 3 जजेस, जो इससे पहले 2 जजेस का फ़ैसला था, उसके ऊपर इंहिसार कर रहे हैं और उन्होंने इमरान खान के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया है। राजा साहब, हैविंग सेड दैट, दूसरी जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट हुई है और पाकिस्तान के अंदर, और काजी साहब की अदालत से ये ख़बर है, राजा साहब, काजी साहब ने ये जो फैसलवाड़ा की माफ़ी वाला मामला था, इसके ऊपर कुछ बातें कही और वो ये कहते हैं कि अपने ख़िलाफ़ बात पर कुछ नहीं करना चाहता। बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। अच्छा, बचपन में जो कहता है वही होता है। फैसलवाड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स उन्होंने दिए।
मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता, साथ ही जज ने कमरा अदालत में बात कर दी थी, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। चीफ जस्टिस ने कहा, बचपन में जो बातें गली मोहल्लों में सुनते थे अब टीवी चैनल्स पर सुनते हैं। इस पर जस्टिस शकील ने कहा कि टीवी चैनल्स पर लोगों को बैठाया जाता है जिन्हें कानून का कुछ इल्म नहीं। तब से लोग ऐसे करते हैं जैसे 1600 फैसले लिख चुके हों, कोई मैकेनिज्म नहीं। मैकेनिज्म तो बना लें। जस्टिस काजी फायद ईसा ने मजीद ये कहा कि हमें कोई शौक नहीं कि किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, क्या करें, मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक हम बहुत मोहतात हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले मुआशरे में एक काम कर रहे हैं, जाकर बताते हैं ये हो रहा है, अब वो फैसले से पहले तनकीद शुरू कर दें तो क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन अमेज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी किया। अच्छा, अब हो ही रहा है साहब, मैंने चूँकि अदालत का रेफरेंस इसलिए भी दिया कि काजी साहब फैसल वाडा और फिर जो मुस्तफ़ा कमाल थे इनको तो रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बात करते हैं, बाहर जाकर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ये बाहर बात जाकर करें तो मुझे आपने बताना है। इससे पहले मीडिया पर भी तौहीन अदालत और इस केस के अंदर भी कहा गया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाई गई, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ ये भी बताया जाए। तो राय साहब, ये काजी साहब और फिर खान साहब का जो केस है बड़ा क्लियर है। काजी साहब खान साहब के खिलाफ फैसला देंगे, काजी साहब उन लोगों के हक में फैसला देंगे जो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, लेकिन काजी साहब और फिर दूसरी तरफ जो जजेस इमरान खान के खिलाफ फैसला दे रहे हैं, कब तक आप ये समझते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं था, इन फैसलों में प्रोसिक्यूशन के पल्ले कुछ नहीं था, एक के बाद एक फैसला रेत की दीवार साबित हो रहा है, और जो लोग इमरान खान के हक में बोलते हैं, चाहे वो जजेस भी हों, उनका दिफा काजी साहब करने के लिए आपको हर वक्त तैयार नजर आएंगे। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, पहले तो इमरान खान साहब और एक कर्नल और एक मेजर के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि इमरान खान साहब ने जस्टिस फायद ईसा की अदालत में ये कहा था, जिस वक्त इमरान खान साहब जस्टिस फायद ईसा की अदालत में वीडियो लिंक से पेश हुए थे, तो उन्होंने ये कंप्लेंट की थी और ये कहा था कि अडियाला जेल का जो कंट्रोल है ये एक कर्नल साहब ने संभाला हुआ है, और इस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने ये जवाब दिया था कि कर्नल के साथ साहब का लफ्ज़ मत लगाएं, अब आप बताएं कि आपकी इस्तदा क्या है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये जो कर्नल साहब हैं ये मेरी कानूनी टीम को या मेरी जो सियासी टीम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद ये मुझसे मुलाकात उनकी नहीं होने देते, और इसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ भी हो रही हैं, और पूरा निज़ाम जो है ये ISI के एक कर्नल ने अडियाला जेल का संभाला हुआ है। अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ जस्टिस फायद ईसा ने एक और झूठा वादा किया था, और इस वादे में उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि हमारा एक जुडिशल ऑफिसर जो है ये किसी भी वक्त एक सरप्राइज विजिट करेगा अडियाला जेल का, और आपकी शिकायत को देखा जाएगा। लेकिन जस्टिस फायद ईसा की जुर्रत कहाँ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कोई इस किस्म का इकदाम करें, या इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक अगर कोई शिकायत आए तो उसका अजाला करने के लिए इस तरह से कोई अपना जुडिशल ऑफिसर जो है वो अडियाला जेल भेजें। तो अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक कदम उठाना पड़ा है, और इमरान खान साहब ने अब अडियाला जेल में जो ISI के एक कर्नल हैं, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब कभी कभी CCTV कैमरा की जानिब हाथ हिलाकर ये भी कह देते हैं कि कर्नल साहब मुझे पता है कि आपने फैसला क्या करवाना है, लेकिन आधी रात हो गई है, अब इस केस को सुबह तक मुलतवी होने दें। तो अब यही जो कर्नल हैं इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली मरतबा एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी है, और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि अडियाला जेल में जो ISI के एक कर्नल हैं और एक मेजर, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मदाखलत करते हैं, ये पूरे प्रोसेस को डील करते हैं, और इसी मदाखलत की वजह से मैं अपनी पार्टी क़यादत से मुलाकात नहीं कर सकता, मैं अपनी कानूनी टीम से मशावरत नहीं कर सकता। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि मैं पार्टी टिकट्स पर अपनी कानूनी और सियासी टीम से मशावरत कर सकता हूँ, लेकिन ये जो कर्नल हैं इनकी वजह से मैं पार्टी टिकट्स पर मशावरत भी नहीं कर सका। इसलिए अब
इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने बाकायदा एक दरख्वास्त दायर कर दी है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों की जानिब से इक़्तिदार देने की ऑफ़र और वज़ीर-ए-आज़म बनने की ऑफ़र के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है। ये भी आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और आप ये कह लें कि अब जनरल लोदी का जो फार्मूला था इमरान खान साहब को इक़्तिदार देने के मुतल्लिक, उसके बाद मुजीबुर रहमान शाबी साहब ने भी ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से कुछ ज़मानतें मांग रही है, और नजम सेठी साहब ने भी बाकायदा 3 ज़मानतें गिनकर बता दी कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट उनका मैंडेट वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन 3 मुख्तलिफ अक़साम की ज़मानतें जो हैं ये इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं। तो अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में आज के दिन में जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये इंकशाफ किया है कि उनके इल्म में 100% ये हक़ाइक़ हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों ने इमरान खान साहब को जेल में कुछ पैगामात भिजवाए हैं। इमरान खान साहब को ये पैगामात भिजवाए गए हैं कि हम आपका जो इक़्तिदार छीना गया था और आपका जो मैंडेट छीना गया है, हम ये आपका मैंडेट वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की इस मामले पर कुछ गारंटीज़ हैं या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप हमारे ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दें। अब इस पर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान एक शरीफ आदमी है, अगर वो फ़ौज से बात कर लेता और फ़ौज की ये शराइत मान लेता तो ये जो बाहर टोलियां फिर रही हैं यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी हुकूमत का अब तक तख्ता उलट चुका होता। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले देने वाली एक फैक्ट्री के तौर पर काम करते हैं, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं वो जस्टिस आमिर फारूक अलिफ मद आ मीम रे आमिर फारूक पढ़ते हैं, एन से आमिर फारूक नहीं पढ़ते, यानी एक डिक्टेटर और एक आमिर के तौर पर उनका नाम लेते हैं। अब उनके मुतल्लिक एक बड़ा भयानक राज जो है ये उनके अपनी अदालत के 3 जज साहिबान ने खोला है। और मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो खबर हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं इसके मुतल्लिक जो है ये शाइस्तगी के साथ कमेंट भी करें, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले भी किया है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जब मैं इस रियासत को एक फ्रॉड और शर्मनाक और नाकाम रियासत कहता हूँ जिस पर कुछ व्यूअर्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन ये खबर सुन लें, आपको भी पता चल जाएगा कि ये क्यों एक शर्मनाक और फ्रॉड रियासत है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 3 जज साहिबान हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत साहिबा, अब इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक टेरियान वाइट केस था इसके मुतल्लिक एक फैसला भी जारी किया है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि जस्टिस आमिर फारूक ने कैसे एक मरतबा नहीं 2 मरतबा जो है इस केस में कानून की खिलाफवर्जी की और अपने कंडक्ट की खिलाफवर्जी की, क्योंकि ये जो जज साहिबान हैं इन्होंने ये कहा कि एक मरतबा इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच बना था, इस 3 रुकनी बेंच में से 2 जज साहिबान ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दिया। जब यह फैसला आ गया, बाकायदा जारी कर दिया गया, तो जस्टिस आमिर फारूक ने जबरदस्ती उस बेंच को तहलील कर दिया। उस बेंच को तहलील करना और उस फैसले को जो जारी किया गया था उसको रोकना एक गैर कानूनी इकदाम था। और जस्टिस आमिर फारूक ने असल में अदलिया की आज़ादी के खिलाफ ये इकदाम किया। उसके बाद ये जो जज साहिबान हैं, जिनमें एक जज साहिबा, इन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था, वो किसी भी कानून के तहत इस बेंच को तहलील नहीं कर सकते थे। और उसके बाद जब एक फैसला हो गया टेरियान केस में कि ये नाकाबिले समाअत है, तो इसके ऊपर एक नया बेंच बनाना भी ये भी एक गैर कानूनी इकदाम था। यानी इन तीनों जजेस ने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ एक चार्जशीट जारी कर दी है। ना सिर्फ ये कि टेरियान वाइट केस को दफन कर दिया, बल्कि ये भी बता दिया कि किस तरह से जस्टिस आमिर फारूक किसी के आलाकार बन के
इस केस को बार बार दोबारा खोलने पर तुले हुए थे। अब यहां पे चीफ जस्टिस फैज ईसा के मुतल्लिक भी दो बड़ी दिलचस्प नोयत की वीडियोस वायरल हुई हैं। इन वीडियोस में क्या कुछ है ये अपने व्यूअर्स को बताते हैं। एक तो एतजाज अहसन साहब ने ये कहा कि चीफ जस्टिस फैज ईसा इस वक्त बड़े जज्बाती हो रहे हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि वो वकला को नहीं बोलने देते थे ताकि वकला उनको लाजवाब ना कर दें, लेकिन अब जस्टिस फैज ईसा एक और वारदात ये कर रहे हैं कि वो अपने बेंच में मौजूद साथी जजेस को भी बात नहीं करने देते, क्योंकि जस्टिस फैज ईसा इसलिए परेशान है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के केस में एक मुलजिम के तौर पर मुलविस है। इतनी परेशानी तो मुलजिम को नहीं होती जितनी जस्टिस फैज ईसा को है। लेकिन उसके बाद कुछ सहाफियों और जस्टिस फैज ईसा के मुतल्लिक भी एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है, क्योंकि इस वक्त जस्टिस फैज ईसा के जो अपने फैन क्लब के मेंबर सहाफी थे वो भी जस्टिस फैज ईसा के मुतल्लिक ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के खिलाफ बदतरीन साजिश करने वाले बदतरीन किरदार जो हैं ये जस्टिस फैज ईसा साबित हुए हैं और एक घटिया आलाकार साबित हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जिन्होंने जमहूरियत पर शब खून मारा। तो अब इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस फैज ईसा ने ये अल्फाज बोले कि कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले यानी अदालती अमूर को कवर करने वाले कुछ रिपोर्टर जो हैं वो माशरे में एक काम ये कर रहे हैं कि वो जाकर ये बताते हैं कि अदालत में क्या हुआ, लेकिन कुछ सहाफी ऐसे हैं जिन्हें लगता यह है कि उन्हें खुद जज की कुर्सी पर होना चाहिए था। यानी सवाल गंदम जवाब चना, जब उनके फैसलों के मुतल्लिक कोई सवाल किया जाता है तो बजाय इसके कि वो अदालत के अंदर अपने रिमार्क्स के जरिए ही कुछ क्लैरिटी दे दें, अब वो सहाफियों पर भी बरहम है। लेकिन यहां पे जस्टिस फैज ईसा का एक और फिक्रा जो कि पीटीवी की लाइव नशरियात से वायरल हुआ है, जिसको डाउन प्ले किया गया है या ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, जिसके बाद सहाफियों ने यह कहा कि जस्टिस फैज ईसा आपको शर्म आनी चाहिए ये जो आपने अल्फाज बोले हैं। और यही मतीउल्लाह जान ने भी कहा कि किसी भी जज के लिए इस तरह के अल्फाज बोलना शर्मनाक है। ये अपने व्यूअर्स को बताते हैं, क्योंकि अब रऊफ हसन जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि चीफ जस्टिस फैज ईसा को पीटीआई की जो पिटीशन थी लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतल्लिक ये सुननी चाहिए थी, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालत के अंदर जस्टिस फैज ईसा को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आपके खिलाफ रऊफ हसन ने एक तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पर जस्टिस फैज ईसा ने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जवाब दिया जो उनकी बौखलाहट का सबूत है। जस्टिस फैज ईसा ने यह कहा कि ये रऊफ हसन तो वो फवाद हसन फवाद के भाई हैं, फवाद हसन फवाद जो कि नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गालबन हाँ ये उन्हीं के भाई हैं। तो इस पर जस्टिस फैज ईसा ने कहा कि फवाद हसन फवाद का तो 1 करोड़ रुपए का केस था, हमने फवाद हसन फवाद को रिलीफ दिया, तो रऊफ हसन को क्या ये तकलीफ है कि हमने उनके भाई को रिलीफ क्यों दिया? यानी इस केस को छोड़ है और रऊफ हसन के भाई का जिक्र हो रहा है। भाई भी ऐसे जो कि नवाज शरीफ के राइट हैंड के तौर पर काम करते रहे, अभी भी उनके बहुत करीब हैं। तो सिर्फ और सिर्फ रऊफ हसन साहब पर जाती हमले करने के लिए या ये कहने के लिए कि मैंने आपके भाई को कोई रिलीफ दिया था तो आप मेरे मुतल्लिक बात ना करें। तो इस पर अब सहाफी जो हैं इन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद किया जस्टिस फैज ईसा पर, और उनके मुतल्लिक इस वक्त सोशल मीडिया पर मीम्स भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम खबर भी है, और आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा राय साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन फॉर्म 47 वाली हुकूमत, इसके दिफा के लिए अब एक नई हिकमत अमली तय की गई है। फॉर्म 45 पाकिस्तान की अदलिया ने मांगे, आप फॉर्म 45 दे नहीं सके, अदालतें आपसे सवाल करती हैं, आप उन्हीं जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस लाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं और उनके खिलाफ एक चार्जशीट मीडिया के ज़रिए पेश की जाती है। अब इसका हल निकाल लिया गया क्योंकि ये मामला अदालत में गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई गई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही। तो उसका हल क्या निकाला गया कि आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को तो बंद करवा दिया, लेकिन पार्लियामेंट के ज़रिए एक गैर कानूनी चीज़ को कानूनी करार दे दिया, और वो जजेस जो रिटायर हो गए हैं अब इनको ट्रिब्यूनल्स के जजेस के तौर पर लगाया जाएगा। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुतालिक कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की रिपोर्ट
राना अरादात शरीफ ने ऐवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में पेश किया और बिल के कदोखाल बयान करते हुए उन्होंने कहा कि आला अदलिया पर बोझ कम करने के लिए ये फैसला किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए। सर, बड़ी मेहरबानी, आपको आला अदलिया के जजेस का ख्याल आया और आपने कहा कि यार प्राइवेट जजेस को ले आओ, रिटायर्ड जजेस को ले आओ और उन जजेस को लाओ जिनको हम नवाजना चाहते हैं, ताकि नवाजेंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से सियासी तौर पर जिंदा होंगे। वज़ीर कानून ये भी कहते हैं कि आला अदलिया के जजेस पर बोझ के बायस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों में ताख़ीर होती है। अपोजिशन अरकान ने बिल की शदीद मुखालफत की। अच्छा देखिए जी, मैं एक बात, राय साहब बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, क्या वो ये कहते हैं कि जजेस पर बोझ के बायस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों में ताख़ीर होती है। आपको याद है कि ये जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, इन पर इल्ज़ाम क्या था कि यार ये बहुत जल्दी केस सुन रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर तेज़ी दिखाई जा रही है। केस बड़ा सादा सा है, फॉर्म 45 लाएँ, दिखाएँ और उसके बाद आप घर जाएँ अगर आपके पास फॉर्म 45 नहीं है। राय साहब, पाकिस्तान की अदलिया पर यह हमला है और इस हमले को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि अब ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाएगा या फिर पाकिस्तान की किसी और अदालत में, चूँकि तहरीक इंसाफ ने इसे चैलेंज करने की बात कर दी है, तो ये केस सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पर इसे परखा जाएगा। अदालत कहेगी कि यार ये पार्लियामेंट ने एक चीज़ पास की, हम इसे कैसे देख सकते हैं? कल को अगर ये जो सियासतदानों के बच्चे हैं इन्हें परमानेंट सीट जो है यानी मखसूस नशिस्तों में इनकी भी एक नशिस्त रख दी जाए और पार्लियामेंट से ये कानून पास करवा लिया जाए और इस पर एक एक्ट आप लेकर आ जाए, तो राय साहब क्या पाकिस्तान की अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी कि भाई मरूसियत की भी एक मखसूस नशिस्त होनी चाहिए? राय साहब कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए हाशमी साहब, दो नई ऑडिट रिपोर्ट्स कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में धांधली के मुतल्लिक और जाली फार्म 47 के मुतल्लिक सामने आई, जो कि दो इंटरनेशनल इदारे हैं। उन्होंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया कि कौमी असम्बली तो एक तरफ, पंजाब असम्बली में भी 160 से ज़ायद हल्के ऐसे हैं जहां पर जाली फार्म 47 के जरिए जाली उम्मीदवारों को जितवाया गया और दर्जनों फार्म 47 तो ऐसे हैं वो इतनी उजलत में तैयार किए गए कि उनके ऊपर कोई दस्तखत ही नहीं है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म 45 और 47 जो है ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो बनाए गए थे लाहौर हाई कोर्ट के एकामात पर, उन ट्राइब्यूनल में ये फॉर्म 45, 47 पेश नहीं कर रहा। यानी एक तरफ तो नून लीग के अपने जाली तरीके से जीते गए उम्मीदवार भी ये फॉर्म 45 और 47 ट्राइब्यूनल में पेश नहीं कर रहे और इलेक्शन कमीशन जिसके पास ये फॉर्म 45 और 47 होने चाहिए वो भी यही जो फॉर्म है ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पेश नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये फॉर्म 45 और 47 पेश किए जाते और लाहौर हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान जिनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुकर्रर किया गया था समाअत के लिए, तो ये तो मरियम नवाज की जाली हुकूमत भी खत्म हो जाती, इसी तरह शहबाज शरीफ की जाली हुकूमत भी खत्म हो जाती। तो अब इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए ये जो शहबाज शरीफ है इन्होंने एक और बड़ी घिनौनी वारदात की है और वो घिनौनी वारदात ये की गई है कि ये जो नाम निहाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल था इसको कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया और कौमी असम्बली से मंजूर करवाने के बाद अब जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का एक रास्ता खोला गया है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस की तैनाती के मामले पर हुक्म इम्तना भी दे चुकी है, लेकिन इस वक्त हर सूरत में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की वजारत आला और वजारत उज़्मा बचाना ज़रूरी है। 25 करोड़ लोगों का कोई ख्याल नहीं है और इस वक्त मुल्क में जो इंतशार की कैफियत है उसके बजाय पाकिस्तान के कुछ हल्के शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को मुसल्लत रखने पर मुसर है। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के जो एक मुबैना नुमाइंदे हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब के हक में गवाही दे दी है, क्योंकि मोहम्मद अली दुर्रानी जो कि साबिक सदर मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इत्तलात भी रहे, आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये जो ताकतवर हल्के हैं उनके नुमाइंदे हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के। तो इन्होंने अब एक स्टेटमेंट दिया है कि बंदूकों के जरिए दहशतगर्दों का मुकाबला तो हो सकता है, वोट का मुकाबला बंदूकों से नहीं हो सकता। अब आप सियासत बंदूकों से नहीं कर सकते, जमाना बदल गया है। अगर वोटर से मुकाबला करना है तो मफाहमत और आइन और कानून के जरिए लड़ना पड़ेगा।
अब उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एतजाज़ अहसन साहब की एक नई वीडियो वायरल हुई है। एतजाज़ अहसन साहब ने इस वीडियो में ये अल्फाज बोले कि एक ऐसी सूरत में जब पीटीआई को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया गया तो पाकिस्तानी फौज भी अब ये सोच रही होगी कि इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ हम इससे ज़्यादा बुरा सलूक क्या करें। पीटीआई से इलेक्शन का निशान भी छीन लिया गया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया, उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी भी छीने गए, इनका जो मरकजी सेक्रेटेरिएट था उसको भी सील किया गया। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से ये इलेक्शन जीत गए और उन्होंने अपना सिक्का बनवा लिया। अब फौज के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि फॉर्म 45 खुलने पर खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल में डालेगी। यानी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जब भी कोई नए आते हैं तो पॉलिसी बदल भी सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेल में देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जस्टिस फायज ईसा को इमरान खान साहब के मुतल्लिक और पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक जो बेंच है इसमें नहीं बैठना चाहिए था, इन्हें इस बेंच से उठ जाना चाहिए था। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जहां पर जाती मफाद हो वहां पर जज को नहीं बैठना चाहिए, और चूंकि जस्टिस फायज ईसा ने एक एक्सटेंशन देनी है इसलिए हर किस्म की लाकानूनियत पर और आइन की पामाली पर वो खामोश हैं। इसलिए ये उनके जाती मफाद का मामला है, मखसूस नशिस्तें, तो उनको बाइज्जत तरीके से इस केस से अलग होना चाहिए था। लेकिन जस्टिस फायज ईसा जो है वो कमाल ढिठाई के साथ अपनी एक्सटेंशन के हदफ के ताकुब में है। पूरा पाकिस्तान यानी जनाब बाजवा ने गैर मकबूल होने में जो 7 साल लगाए, जस्टिस फायज ईसा ने वो सफ़र जो है वो 7 महीने में तय कर लिया है। रिटायरमेंट में 3 महीने रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद 3-4 माह रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हर रोज़ वो नई रसवाई अपने नाम करते हैं। अच्छा साहब, एक और चीज़ है, ये दूसरा दिन है और एक दूसरा इस्तीफा भी आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली पार्टी की कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और खबर के मुताबिक जो रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, जुनैद अकबर ने ये कहा कि पार्टी फैसलों में उनका कोई इख्तियार नहीं है और ना ही बानी पीटीआई तक उनकी रसाई है। सिर्फ चंद मखसूस लोग बानी चेयरमैन से मिलने जाते हैं, लेकिन वो लोग हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि बानी से मिलने के लिए जाने वाले लोगों के एक दूसरे के साथ मफादात हैं, हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि मौजूदा पार्टी पॉलिसी बानी चेयरमैन की है। जुनैद अकबर ने मजीद ये भी कहा कि बदकिस्मती यही है कि सारे फैसलों के बेनिफिशरी यही लोग हैं, उनके खानदान के अफराद और दोस्त हैं। पीटीआई एमएनए जुनैद अकबर ने पार्टी की कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। साहब, इससे पहले जो सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा था, पार्टी ने मुझ पर एतबार किया, मुझे इज्जत दी, मैं उसका मशकूर हूँ, लेकिन मैं 2 ओहदे एक टाइम पर नहीं रख सकता। मैं पार्टी को तालिबान के अंदर उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ और मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा, इंसाफ नहीं हो पा रहा मुझसे, लिहाजा ये जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राय साहब, इसके बाद जो शानदाना गुलजार हैं उन्होंने भी एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया, यानी 21 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है। शेर अफजल मरवत ने तो जहां तक ताल्लुक है शिबली फराज का, ये मुतालबा कर दिया कि सेनेट की और इसके साथ साथ जो उनके पास दीगर जो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे आप इस्तीफा दें और घर जाएं, यही बात उन्होंने कही। और शेर अफजल मरवत एंड कंपनी कोशिश में अब ये है कि शेख वकास को पंजाब के अंदर जनरल सेक्रेटरी जो है वो लगाया जाए और इसके लिए भरपूर तरीके से तैयारियां भी की जा रही हैं। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की राय साहब हकीकत क्या है? क्योंकि हामिद रजा साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जहां तक ताल्लुक है मौलाना के साथ चलने का, इत्तेहाद का, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही थी कि मौलाना फजल रहमान के साथ चला जाए और एक मिलकर एहतजाज किया जाए। अब फॉरवर्ड ब्लॉक 21 लोग, और आपको लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इनको लॉन्च किया गया, क्या ये बात दुरुस्त है, ये तासुर दुरुस्त है, या दूसरी तरफ से लोग जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि ये दूसरा जो कंसर्न है वो शो किया गया और एक और इस्तीफा हमें 2 दिन के अंदर नजर आ रहा है। खबरें पाकिस्तान के अंदर आए सब ऐसे रिपोर्ट हो रही हैं जैसे आने वाले दिनों के अंदर मजीद
जो इस्तीफे हैं वो आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एज अगर आपको आपकी पार्टी को मिल जाता है, अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ये कहता है कि यार आपके साथ जाती हुई है, और वहां पे 368 लोगों ने करारदाद पास की, आप इसको पाकिस्तान के अंदर आप इसको कैपिटलाइज क्यों करने में नाकाम रहे? क्या ये अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से आप ये कैपिटलाइज नहीं कर पाते, और जो फायदे सियासी आपको हासिल होने चाहिए थे, जो आप हासिल कर सकते थे, आपने हासिल नहीं किए? राज साहब देखिए आशफी साहब, ये जो आपने खबर पढ़ी इसके अंदर एक अंदरूनी कहानी भी है, अगरचे ये तकलीफदेह कहानी है, लेकिन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब इस वक्त पीटीआई के अंदर जो एक नाम नेहाद इनकलाबी ग्रुप सामने आ रहा है, जो ये जाहिर कर रहा है कि ये इमरान खान साहब के बड़े वफादार हैं और ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली इक़दाम करना चाहते हैं और बड़ा एग्रेसिवली कोई एहतजाज करना चाहते हैं। ये असल में इसके पीछे एक बहुत बड़ी गेम है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने जब ये देखा कि इमरान खान साहब तो बदतरीन जबर के बावजूद, इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद, पीटीआई की क़यादत को जेलों में फेंकने के बावजूद ये तो 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए, और इस वक्त पीटीआई का बयानिया पूरे पाकिस्तान के अंदर और इमरान खान साहब का बयानिया जो है ये पूरे पाकिस्तान में मकबूल आम बयानिया बन गया है, और इस्टेब्लिशमेंट एक बंद गली में दाखिल हो गई है। तमाम जज साहिबान आईएसआई के किरदार पर सवालात उठा रहे हैं। तो अब एक नया मूव किया गया है कि पीटीआई के अंदर ये फूट डलवाई जाए, कुछ पीटीआई के अंदर रहनुमाओं को इस्तेमाल किया जाए और वो ये नारा लगाएं कि पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही, ये खुद को इमरान खान साहब के ज़्यादा वफादार जाहिर करें। इस तरह से पीटीआई जो कि नाकाबिले तस्खीर है आज के दिन तक, इसके अंदर कोई फूट डलवाई जाए, क्योंकि एक मौजूदा हालत में अगरचे इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई एक नाकाबिले तस्खीर कला बन गई थी। तो इसलिए एक बात तो ये क्लियर है कि ये जो एक नाम नेहाद इनकलाबी ग्रुप बन रहा है, इसके अंदर शायद 1-2 रहनुमा ऐसे हों जो कि डिसीव होकर शामिल हो गए हों, लेकिन ज़्यादातर रहनुमा वो हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में इसमें पीटीआई के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब से हटकर, इमरान खान साहब से बेवफाई करके या उनसे गद्दारी करके इनका अंजाम वही होगा जो कि परवेज खटक का हुआ, जो कि जहांगीर तरीन का हुआ, और इमरान खान साहब जिस पर हाथ रखेंगे वो इनसे बड़ा लीडर बन के सामने आ जाएगा। अब इस पूरी सूरत हाल में जो एक मूव पहला नाकाम हो गया है, वो मूव ये नाकाम हुआ है कि उमर अयूब साहब ने जो इस्तीफा दिया था, पार्लिमानी पार्टी ने इस इस्तीफे को रद्द कर दिया है, और ये जो शेर अफजल मरवत खान के साथ शानदाना गुलजार साहिबा और बाकी कुछ लोग हैं, ये कुछ पैगामात मुबैना तौर पर इनको दिए गए हैं, और ये उन पैगामात पर पार्टी के अंदर एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो एक्सट्रीम लेवल पर जाके पीटीआई के खिलाफ इकदाम किए जा चुके हैं, अगर पीटीआई की मकबूलियत और इमरान खान साहब की मकबूलियत उन एक्सट्रीम मैयर्स की वजह से कम नहीं हुई, तो ये जो एक मामूली सी नई आप कह लें कि शुरिश पैदा करने की कोशिश की गई है पीटीआई के अंदर, ये भी नाकाम होगी। लेकिन इसके अंदर 2 किरदार और भी हैं, उनको भी पहचानना बड़ा जरूरी है। एक इनके अंदर किरदार है फवाद चौधरी, जो कि इंतहाई नाकाबिले एतमाद हैं। ये इमरान खान साहब के हक में इस वक्त बयान जारी कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ियों को भी इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवा सकती। और शेर अफजल मरवत ये तासुर दे रहे हैं, इमरान इस्माइल भी इसमें कूदे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में इस वजह से हैं कि पीटीआई की कानूनी टीम ने कोई केस अच्छे तरीके से नहीं लड़े, या पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने कोई अच्छी पॉलिसी नहीं अपनाई। हालांकि ये बात नहीं है, असल बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, राना सनाउल्लाह भी इसका इतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन ये इस्टेब्लिशमेंट है जिसने इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ये गवाही दे चुके हैं कि आईएसआई ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लेने के लिए हम पर दबाव डाला। पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान आईएसआई के मुतल्लिक एक खत जो है पेशावर सुप्रीम कोर्ट में भिजवा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आईएसआई के एक सेक्टर कमांडर की जानिब से जज मोहम्मद अब्बास को धमकाने का जो केस है ये भी जस्टिस फायज ईसा को भिजवाया है। तो पूरे पाकिस्तान के जज साहिबान भी ये कह रहे हैं
कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसलों के लिए हम पर आईएसआई और फौज की खुफिया एजेंसियों की जानिब से मुसलसल दबाव डाला गया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित यह होता है कि अगर इमरान खान साहब अब तक जेल से बाहर नहीं आए तो ये कोई उनकी कानूनी टीम की कोई नाकिस हिकमत अमली नहीं है। उनकी कानूनी टीम जो मर्जी कर लेती। इद्दत केस आपके सामने है। आज तक पाकिस्तान में इद्दत केस के ऊपर कोई एक सजा नहीं हुई। रीमा उमर साहिबा ने पूरा डेटा निकाला है। उन्होंने कहा कि आज तक पाकिस्तान में इस किस्म का केस किसी के ऊपर दायर भी नहीं हुआ और इमरान खान साहब को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बुशरा बीबी साहिबा को 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो क्या इसमें कोई इमरान खान साहब की कानूनी टीम की या उनकी मौजूदा क़यादत की कोई कमजोरी है? तो इस पॉइंट को पीटीआई के कारकुनों को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझना चाहिए। ये कोई इनकलाबी ग्रुप नहीं है। ये असल में किसी के एमा पर एक इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए भी पैगाम ये है कि आप भी यू विल बी नोवेयर। आप जो समझ रहे हैं कि आप कोई लीडर बन जाएंगे, इससे पहले बहुत से ऐसे लोग सामने आए एंड दे वर डन एंड डस्टेड। तो यही आपके साथ भी होगा। एस्टैब्लिशमेंट आपको इस्तेमाल करेगी टिश्यू की तरह और आपको फेंक देगी, जैसे कि जहांगीर तरीन और परवेज खट्टक के साथ हुआ है। अब इस पर मुराद सईद साहब जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनका भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जेल में अपनी पार्टी की वजह से नहीं है, बल्कि इस बदबूदार और ताफुनज़दा निज़ाम की वजह से हैं। अवाम जज भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त इंसाफ के दरवाजे से हम मायूस लौट रहे हैं और इमरान खान साहब जेल से उस दिन बाहर निकलेंगे जब हम अपने इत्तेहाद के जरिए इस मुतफ़िन लाश पर मट्टी डालेंगे। और इस वक्त अगर पीटीआई के रहनुमा एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होंगे तो ये असल में इमरान खान साहब के साथ गद्दारी होगी। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब का भी एक अहम पैगाम सामने आया है और इमरान खान साहब ने इस पैगाम में ये कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अवाम के मैंडेट के एहतराम और कानून की हुक्मरानी की और सियासत के इस्तेहकाम से वाबस्ता है। अपने लोगों के खिलाफ फिस्तायत और लश्कर कशी के जरिए दहशतगर्दी का तदारुक मुमकिन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बंदूक के जरिए फैसले मनवाने की कोशिशों के हमेशा मनफी नताइज सामने आए हैं।